Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हुए हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं. टॉपिक है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, है ना. थ्रू द लास्ट वीडियोज़ वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द होल इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया. पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने पूरा भारत में होने वाला इलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे है, कोड ऑफ कंडक्ट से लेकर के, नॉमिनेशन से लेके, वोटर्स लिस्ट से लेकर के, आउटकम्स ऑफ इलेक्शन, सारी चीज़ें हमने पढ़ी. वी हैड स्टडीड टुगेदर अबाउट द कंस्टिट्यूएंसीज, nomination of candidates, voters list, election campaign and the factors which prove that our elections are democratic or not. ये सारी चीज़ें अब तक हम पढ़ाए हैं. But today we will discuss about the challenges to free and fair election in our country. However, elections in India are democratic, yet there are some challenges or limitations to free and fair election. भारत में इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ी, लेकिन इन सब के बावजूद हमें कुछ चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, है ना. द क्वेश्चन इज दैट आर द पीपल एजुकेटेड टू चूज़ द लीडर इन रियल सेंस, या फिर हैज़ एवरीवन गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज़ और टू बी चूजन. कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है, ये आना भी चाहिए, कि क्या भारत में जो लोग हम कह रहे हैं कि भाई वोट देते हैं और अपने नेताओं को चुनते हैं, तो क्या उनमें ये एलिजिबिलिटी है, क्या उनमें रियल सेंस है कि वो अपने लीडर्स का सही चुनाव कर सकें. हाँ, क्या साथ में एक और सवाल ये उठता है कि क्या हर एक व्यक्ति को वास्तव में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एज अ कैंडिडेट चुने जाने की. All these prove that election in India are democratic, but there are some limitations also. ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि भारत में होने वाला चुनाव जो है वो डेमोक्रेटिक है, और होने के बावजूद, डेमोक्रेटिक होने के बावजूद भी कुछ चैलेंजेस आते हैं, है ना. चलिए शुरू करते हैं. लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शंस आर. कौन कौन से लिमिटेशन हैं इंडियन इलेक्शन के या चैलेंजेस हैं. फर्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज. However, the strong and powerful candidate may not be sure about their victory, yet he takes advantage, like he can do several rallies, attracts people by distributing some money and show off as if he will be the winner, and this creates pressure over the weak or smaller parties. क्या प्रॉब्लम आती है इलेक्शन के दौरान? जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते हैं, जो पावरफुल कैंडिडेट होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी विजय के लिए, अपनी विक्ट्री के लिए श्योर ही हों, है ना. लेकिन वो इतना दिखावा करते हैं, इतनी ज़ोर शोर से रैलियाँ करते हैं, प्रचार करते हैं, इतनी भारी भीड़ जुटती है, लोगों में तरह तरह के पैसे बांटना, और ये मतलब इतना शो ऑफ करते हैं कि जो वीकर कैंडिडेट है, जो उतना पावरफुल नहीं है, उसको उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है. उसको लगता है बाप रे, ये तो इतनी रैलियाँ कर रहा है, इतने लोग इसकी रैलियों में आ रहे हैं, हम तो इतनी भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम हार जाएं. और कई बार इस डर के कारण लोग अपना नाम वापस भी ले लेते हैं. मीन्स दिस इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ इलेक्शन, यूज़ ऑफ मनी एंड मसल पावर, एंड कैन टेक इट्स अनफेयर एडवांटेज. तो जो पावरफुल कैंडिडेट हैं, जो कैपेबल हैं पैसे खर्च करने में, या फिर जिनके अप्रोचेज़ हैं, वो इस बात का फ़ायदा उठा ले जाते हैं. सेकेंड पॉइंट है, कैंडिडेट विथ क्रिमिनल कनेक्शन हैज़ बिन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ इलेक्टोरल रेस टू सिक्योर टिकट. सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज. द कैंडिडेट विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड दे ईजिली पुश अदर्स आउट ऑफ रेस एंड कैन सिक्योर टिकट्स फॉर देम. वो कैंडिडेट जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, है ना, किसी आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो वीकर कैंडिडेट होते हैं उनको डरा के, धमका के, या फिर उनके ऊपर अपना पार किसी भी तरीके से प्रेशर क्रिएट करके, उनको रेस से, इलेक्शन की रेस से, उनको चुनाव से अपना नाम वापस लेने को कहते हैं, उनको इलेक्शन की रेस से बाहर करते हैं, है ना. फिर है, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज. सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज.
यानी देर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री विच कैरी ऑन द डिनासिटिक रूल, मैं नाम नहीं लूँगी. दिस इज़ द बिग चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन. कुछ पार्टीज़ में क्या है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमारे देश में ऐसी हैं जो डिनास्टिक रूल यानी परिवारवाद से जुड़ी हुई हैं. मतलब खास उस पार्टी का जो मेन होगा, जो कैंडिडेट होगा, वो उसी घर परिवार से जो जिसके एंसेस्टर्स अब तक खड़े होते आए हैं, वही लोग उसमें खड़े हो सकते हैं एज अ कैंडिडेट, है ना. बाकी मेंबर्स को पार्टी में जगह नहीं मिलती. तो एक ये भी चैलेंजेस है. ठीक है. फिर है इलेक्शन ऑफर्स लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स. यहाँ सिटीजन्स, ऑर्डिनरी सिटीजन्स मतलब पार्टीज हैव नो मेजर डिफरेंस, है ना. The voters have no variety of choices because there is no major ideological differences among all the political parties. The ordinary citizens are not getting the variety of choices which is the essential component of election. देखिए, आमतौर पर हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर उनकी एजेंडा की बात करें, उनकी आइडियोलॉजी की बात करें, तो उसमें बहुत अंतर नहीं होता. कहने को तो है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को कई बार नज़र नहीं आती जो लगता है कि उनके लिए बेहतर है, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी. फिर है स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिग पार्टीज़. मतलब छोटी पार्टीज़ को बड़ी पार्टीज़ के सामने अपने आप को स्टेबल रखने के लिए ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. They used to face lots of difficulties as big parties use muscle power and money to win the election. जो छोटी पार्टीज़ होती हैं भाई, वो बड़ी पार्टीज़ के जितना खर्च तो नहीं कर सकती, ना उनका उतना अप्रोच है, ना वो उतनी बड़ी रैलियाँ कर सकती हैं. तो उनको उनके सामने टिकने के लिए, बड़ी पार्टीज़ के सामने खुद को खड़ा रखने के लिए, उनके कंपटीशन में खुद को लाने के लिए बहुत सफ़र करना पड़ता है. Now I think that everything will be clear to you and we have completed our chapter today. आज हमने अपना ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और मेरे ख्याल से मैंने हर एक पोर्शन को टच किया है. फिर भी अगर आपको डाउट है देन यू कैन रेज योर क्वेश्चन एंड कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल सकते हो. ठीक है. अभी यहाँ पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. एक क्वेश्चन बनता है हमारा इस चैप्टर से जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन. ये सारे क्वेश्चन कभी कभी कंबाइंड भी आ सकता है या कभी कभी सिंगल भी पूछा जा सकता है ना. व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं, या व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन की हमें ज़रूरत क्यों है, या इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन. ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियोज़ में आपको बताई हैं. मतलब लोगों के सामने चॉइस होनी चाहिए. कभी कभी बाकी क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर के लिए या आई हैव शेयर्ड यू स्पेसिफिक वीडियोज़. हमने जैसे ये क्वेश्चन था आपका व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक, तो इसको लेकर के स्पेसिफिक वीडियोज़ भी डाले हैं. अगर आपको याद हो, इलेक्शन कमीशन वाला था, पॉपुलर पार्टिसिपेशंस वाला था, ये कुछ भी स्पेसिफिक वीडियो थे जिसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा. या वाई डू वी नीड इलेक्शन, ये भी आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो है. फिर कभी कभी आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, या रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, या वोटर्स लिस्ट, या कोड ऑफ कंडक्ट, या कभी कभी ईवीएम और बैलेट पेपर के बारे में भी पूछ लेता है 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं. क्या होता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, या वोटर्स लिस्ट, या कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ना. 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये सब आपसे पूछा जा सकता है. फिर एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब या तो इंटायर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया पे क्वेश्चन पूछ सकता है, या एक एक पोर्शन के बारे में पूछ सकता है. जैसे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, या एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स. इलेक्शन कमीशन क्या है, व्हाट इज़ इलेक्शन कमीशन, या फिर पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, उसके बारे में बताओ. व्हाट मार्क्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, या चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आप अच्छे से जानते हो, हर एक पे मैंने स्पेसिफिक वीडियो आपके साथ शेयर किया है. तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आप उस वीडियोज़ को ध्यान से देखो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा. बस अच्छे से एग्ज़ाम में अंडरलाइन करते हुए, चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए आप लिखोगे
आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। हाँ, मेरे पढ़ाने के बाद किताबों को ज़रूर पढ़ा कीजिए आप, केवल वीडियोस देखने से नहीं होता, क्योंकि एट लास्ट एफर्ट आपका ही काम आएगा। मैं आपको चीज़ों को पढ़ा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, पर लर्न करना, समझना, दिमाग में बिठाना, ये आपका काम है। So stay connected, keep learning, and please like, share and subscribe my video, and don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.